अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ये लास्ट यूनिट है और इन 3-4 यूनिट्स के जो कि सेक्शन 3 के अंडर आते हैं। सेक्शन 3 में हमने रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी, जियोग्राफी फिर देखी और थर्ड पे हम देख रहे हैं रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है रोड्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जितने भी मीन्स ऑफ या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके बारे में। मोड्स मतलब ज़रिया, वो तरीका ज़रिया जिसके ज़रिए हम सफ़र करते हैं, चाहे वो बहरी सफ़र हो, हवाई सफ़र हो या रोड के ज़रिए सफ़र हो। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ देखेंगे हम इसमें ट्रांसपोर्ट की और ड्राई पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे ये कि पाकिस्तान कैसे अपनी ट्रेड को डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव कर सकता है, क्या स्ट्रेटजीज़ अपना सकता है। पहला आपका एमसीक्यूज़ में से पहला क्वेश्चन ये है कि रेल नेटवर्क्स क्या है। एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा है। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज के एरियाज़ में भी ना। तो रेल का नेटवर्क लेस है, मतलब बहुत दूर दराज के इलाकों में ये नहीं ही फैला हुआ। और सेकंड का आंसर क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है स्लोएस्ट है। जितने भी ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, बाय रोड है, बाय एयर है, बाय रेल है, तो सबसे जो स्लोएस्ट है वो कौन सा है? वाटर, यानी कश्ती के ज़रिए सफ़र या बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र जो है वो स्लोवेस्ट है, सबसे आहिस्ता चलने वाला। और फास्टेस्ट कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और वो एक्शन जिसमें हम बाय करते हैं और सेल करते हैं गुड्स को और सर्विसेज को। गुड्स का मतलब होता है अशिया और सर्विसेज मतलब खिदमात, यानी डॉक्टर जो अपनी सर्विसेज देते हैं, टीचर्स जो टीचिंग करते हैं, ये सर्विसेज हैं। तो बाइंग और सेलिंग ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड ट्रेड। स्किल्ड वर्क फोर्स इज़ द की फैक्टर फॉर इकोनॉमिक। स्किल्ड मतलब वो लोग जो हुनरमंद हैं, यानी जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई काम है, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग सफ़र करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ, तो वो यूज़ क्या करते हैं? बस। जैसा कि मेट्रो बस यूज़ होती है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इंटर सिटी क्या यूज़ होता है? मोस्टली बस। और क्वेश्चन नंबर 6, ड्राई पोर्ट्स आर मोर डैश अफोर्डेबल हैं सी पोर्ट्स की निस्बत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के लिए। ड्राई पोर्ट्स मतलब वो जगह जहाँ पे आप सामान को सी पोर्ट पर पहुँचाने से पहले कलेक्शन पॉइंट समझ लें, जहाँ पे आप इकट्ठा करेंगे, फिर वहाँ से रेल के ज़रिए आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जैसे रावलपिंडी के अंदर अगर ड्राई पोर्ट है तो वहाँ पे सारा सामान कलेक्ट होगा, जितने भी लोगों ने सामान भेजना है, या वो सामान की इतनी एक मिकदार हो जाएगी कि हम पूरी जो ट्रेन के ज़रिए उसको भेज सकें, जो माल बरदार ट्रेन्स होती हैं सामान ले जाने वाली। तो फिर वो यहाँ रावलपिंडी से लाहौर ले जाएगा, फिर लाहौर से वो आगे ले जाया जाएगा कराची की तरफ। यानी ड्राई पोर्ट्स एक लिंक हैं यहाँ से सी पोर्ट्स तक सामान को ले जाने के लिए, तो वो क्या है? अफोर्डेबल। 7th MCQs में आपने बताना है कि इन्वेस्टर्स का, यानी जो लोग हमारे मुल्क में आएंगे, रुपया पैसा लगाना चाहेंगे किसी कारोबार में, तो उनका कॉन्फिडेंस क्या चीज़ कम करती है? ये होगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी गवर्नमेंट्स का आए दिन चेंज होते रहना, पॉलिसीज़ का बदलते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बताना है कि डेंसली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा हो एरियाज़ में एक्सटेंसिव बहुत बड़े बड़े रोड नेटवर्क्स होते हैं। और वो क्यों होते हैं? हैंडल करने के लिए। किस चीज़? रोड किसको हैंडल करेगा? ह्यूज ट्रैफिक्स को।
क्वेश्चन नंबर 9 में है रेड टेप। ये किस लिए यूज़ होता है? ये जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटिक्स है जितने भी, उनके जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, यानी यूँ काम कर लें, पहले वहाँ से वेरीफ़ाई कराएं, फिर वहाँ से वेरीफ़ाई करवाएं, और बहुत लंबा काम हो के वो चीज़ हम तक पहुँचेगी। तो जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स यूज़ करते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी यूज़ करती है, उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है रेड टेप। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए जो कि हमारे कारोबार को वुसअत दें, ना कि इसको डिले करें। इसके अंदर हमारे कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो तमाम हर्डल्स आती हैं जो कि हमारी ट्रेड को रोकती हैं, जो हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर एक रुकावट है। तो उसका हल ये है कि इनको कम से कम किया जाए, ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो कि प्रमोट करें हमारी ट्रेड को और इंश्योर करें कि ओपन और इफ़ेक्टिव कस्टम रूल्स हों। लास्ट एमसीक्यूज़ ये है कि बिग चैलेंज बताना है आपने जो हम ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो वो है करप्शन, जैसे कि नाप तोल में कमी हो गया, चीज़ों की क्वालिटी में कोई ख़राबी होगी, तो ये करप्शन के अंदर आएगा। अगर आपने 1 किलो चीज़ लिखी हुई है और वहाँ पे आपने पैकेट के अंदर कम मिकदार में डाली है तो वो करप्शन में होगा। जितना भी नाप तोल में कमी होगा, चीज़ की क्वालिटी में कमी होगी, या किसी तरह की भी कमी बेशी, वो सारी करप्शन के ज़ुमरे में आएगी। इसका सलूशन ये है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में आपने बताना है कि कौन से वो रूट्स हैं जिससे हम अपनी इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मतलब नेशंस के दरमियान, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान जो हमारी ट्रेड है वो कौन से रूट्स हैं, चाहे वो सी के ज़रिए हो, चाहे रोड हो, चाहे एयर हो, जैसे भी, वो कौन से रूट्स हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इसको मज़ीद बढ़ाने में। तो सबसे पहले तो इसमें गवादर पोर्ट है जो कि अगर गवादर पोर्ट पाकिस्तान को तमाम जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे लिंक करेगी, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों या गल्फ़ कंट्रीज़ हों, जैसे भी हों, सब के साथ हमें गवादर पोर्ट कनेक्ट करेगी। फिर सी पैक और कराची पोर्ट तो बिज़ीएस्ट लार्जेस्ट सी पोर्ट है पाकिस्तान की, वो है कराची पोर्ट। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, इसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा कि लार्जेस्ट और बिज़ीएस्ट सी पोर्ट पाकिस्तान में कौन सी है? कराची पोर्ट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 53 पे यूनिट नंबर 4 में मिलेगा कि पाकिस्तान की टोपोग्राफ़ी को आपने डिफ़ाइन करना है। टोपोग्राफ़ी का मतलब क्या होता है? अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने भी नेचुरल या आर्टिफिशियल जितने भी फ़ीचर ऑफ लैंड है वो सारी मैप के ऊपर हैं, उसे बोलेंगे टोपोग्राफ़ी। और 6 मेन रीजन है हमारे पाकिस्तान के जो कि टोपोग्राफ़ी में आएंगे। नेचुरल जो हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, वो है नादरन माउंटेंस हैं, वेस्टर्न माउंटेंस, फिर बलूचिस्तान प्लेट्यू है, पोठोहार प्लेट्यू है, साल्ट रेंज है, इंडस प्लेन है, डेजर्ट एरियाज़ हैं। ये सब के सब पाकिस्तान की टोपोग्राफ़ी में आते हैं। टोपो मतलब ऊपर वाला हिस्सा, सरफेस का हिस्सा, जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल फ़ीचर्स ऑफ लैंड को बताएंगे। नेचुरल फ़ीचर्स ऑफ लैंड और आर्टिफिशियल फ़ीचर्स ऑफ लैंड आपने लैंड फ़ीचर्स जो कि 8th की ज्योग्राफ़ी में पढ़ी थी ना, वो सारी आती हैं, चाहे इसमें आइलैंड हो, रिवर्स हों, वैलीज़ हों, ये सब की सब सारी की सारी चीज़ें आएंगी टोपोग्राफ़ी में। तो जितनी भी आप चाहें तो 53 पेज से कर लें, या ये जो रिटन है आप इसको बेशक प्रिंट आउट ले लें या यहीं से कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहले 145 पेज पे है और फिर 146 पे। 145 पे सिर्फ 2-3 लाइनें हैं तो वो आंसर हमारा बहुत छोटा बनेगा, इसलिए हम इसके साथ ही 146 पे भी कुछ लाइंस हैं ताकि वो ऐड करेंगे ताकि वो 3 मार्क्स का पूरा बन सके। तो ड्राई पोर्ट्स क्या हैं? इनलैंड पोर्ट्स हैं या टर्मिनल्स हैं जिन्हें कहते हैं पोर्ट्स। तो ये पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में हैं, यानी शहरी इलाकों में हैं, और वहाँ पे ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। यहाँ से चीज़ें ड्राई पोर्ट से सी पोर्ट्स तक भी लेके जा सकते हैं और एयरपोर्ट्स तक भी हम लेके जा सकते हैं यहाँ से चीज़ों को। तो ड्राई पोर्ट्स एक कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी हैं? वो उन शहरों के नज़दीक होती हैं जो कि जहाँ पे चीज़ें प्रोडक्शंस होती हैं चीज़ों की। जैसे अगर कोई ड्राई पोर्ट अगर एक रावलपिंडी में है और लाहौर में है
तो ऐसी जगहों पे हैं जो कि हब हैं, इंडस्ट्रियल हब। इंडस्ट्रियल हब का मतलब है जहाँ पे तमाम चीज़ें बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये इजी वे है एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वहाँ तक पहुँचाएँ और फिर वहाँ से बाय ट्रेन ये सी पोर्ट तक पहुँचाई जाएंगी या फिर एयरपोर्ट तक पहुँचाई जाएंगी। इससे ड्राई पोर्ट से ना चीज़ों की डिलीवरी आसान हो जाती है और शिपमेंट के लिए ये तैयार हो जाती हैं। ट्रैवल टाइम से कम होता है और ओवरऑल जितनी भी इफ़ेक्टिवनेस होती है, एक सप्लाई की चेन जो है वो बरकरार रहती है। कैसे बरकरार रहती है? पहले फैक्ट्रीज़ में बनी चेन चलेगी, जैसे यहाँ से फिर आगे कहाँ जाएंगी? ड्राई पोर्ट्स पे। फैक्ट्री से पहुँची ड्राई पोर्ट्स तक, फिर ड्राई पोर्ट से पहुँचेंगी सी पोर्ट्स तक या फिर एयरपोर्ट तक। तो एक चेन चल रही है ना, तो चेन जो है वो इंक्रीज़ होती है, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है चीज़ की। ड्राई पोर्ट्स पर चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जितनी कस्टम फैसिलिटीज़ होती हैं उससे क्लियरेंस प्रोसेस होता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, देखा जाता है कोई चीज़ ख़राब तो नहीं जा रही। और इससे जितने भी एक्सपोर्ट्स की पहले डिले हो रही थी वो कम हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है मुल्क के अंदर। ड्राई पोर्ट से क्या होता है, हम सी पोर्ट्स पर सिर्फ डिपेंड नहीं करते। ड्राई पोर्ट्स वहाँ पे ट्रैफिक को कम कर देती हैं, जितनी भी ब्लॉकेज थी, डिले हो रहा था सी पोर्ट्स तक पहुँचने में, तो वो ड्राई पोर्ट्स के ज़रिए कम हो रहा है। फिर यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स अच्छे होते हैं और यहाँ पे ख़तरा भी कम होता है, चीज़ें डैमेज भी नहीं होती, ना चोरी होने का ख़तरा होता है। यहाँ पे चीज़ों को स्टोर भी किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तैयार किया जाता है कि कौन सी कितनी चीज़ें जाएंगी सी पोर्ट्स की तरफ, कितनी जाएंगी एयरपोर्ट की तरफ या कितनी बाकी इलाकों की तरफ जाएंगी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो ये बेटर लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करती हैं, ट्रैफिक को रिड्यूस करती हैं। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि फुल चैप्टर करें, तो मैं इसी एक क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब कर दिए। कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट्स मैं एमसीक्यूज़ में कर देती हूँ क्लियर, तो एक दो दफ़ा रीड करेंगे, सुनेंगे तो आपको टफ़ नहीं लगेगा ये। फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि ड्राई पोर्ट्स कैसे इंक्रीज़ करती हैं एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम टाइम, कम एनर्जी और कम रिसोर्सेज के यूज़ करके आप अपनी काम को कंप्लीट करें। तो हाईवेज़, रेल, रोड और एरोप्लेन, ये सब तरीके ना ट्रांसपोर्टेशन के, तो ये कनेक्ट होते हैं सारे के सारे ड्राई पोर्ट्स के साथ। और ड्राई पोर्ट्स कनेक्ट होती हैं फिर सी पोर्ट्स के साथ। तो ये कैसे करती हैं एफिशिएंसी को, कि ये एक्सपोर्ट करती हैं, प्रोसेस जो एक्सपोर्ट का है उसको ये तेज़ करती हैं और ट्रेडिशनल जितनी भी सी पोर्ट्स हैं उस पे हमारी डिपेंडेंसी को कम करती हैं। और कैसे करती हैं, इसका आंसर है पॉइंट नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, पेज नंबर 146 भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन शॉर्ट 4 के ऊपर, ठीक है। तो कैसे करती हैं रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सी पोर्ट, कैसे का आंसर है कि ये जितनी भी ब्लॉकेज हो जाती है, डिले हो जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स में, तो ड्राई पोर्ट्स क्या करती हैं, असिस्ट करती हैं, रिड्यूस करती हैं उस ट्रैफिक जैम को। तो ये इस तरह असिस्ट करती हैं हमें। ये इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपनी जितनी भी ट्रेड है उसको बढ़ा सकता है। लास्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इम्पोर्टेंस ऑफ सी पैक बतानी है। तो सबसे पहले तो सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कॉरिडोर। तो सबसे पहले तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और यही क्वेश्चन हमारा पीछे भी पूछा गया था, मेरा ख्याल है यूनिट नंबर 3 में शायद, कि सी पैक की इम्पोर्टेंस बताएं। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन जब हम यहाँ से ये वाला करेंगे ना, तो इसी में ये वाला भी कर सकते हैं उसके आंसर के अंदर। सबसे पहले तो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के साथ जितना भी कनेक्शन है हमारा वो इस सी पैक के ज़रिए होगा। और इससे वेस्टर्न चाइना, अरेबियन सी से, ग्वादर पोर्ट से हम स्टार्ट करें अगर, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे होगा ग्लोबल मार्केट तक जाने के लिए, स्पेशली यूरोप और मिडल ईस्ट तक। और चाइना के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होना है, चाइना की ट्रेड फास्टेस्ट हो जाएगी। सी के ज़रिए थी ना पहले चाइना की ट्रेड दूसरे कंट्रीज़ के साथ, साउथ चाइना सी जो है उसके ज़रिए। तो आपको पता है कि समंदर के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जब ये बाय रोड हो जाएगा तो
चाइना अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक और बाकी तमाम कंट्रीज़ तक भी, गल्फ़ कंट्रीज़ तक, यूरोप तक बहुत इजीली फास्टेस्ट वे में वहाँ तक पहुँचाएगा। और वो चीज़ों के जो डिले हो रहा है वो डिले भी नहीं होगा। जैसे अगर अभी आप कोई चीज़ चाइना से ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो वो कम से कम 30 दिन लग जाते हैं, 25-30 दिन। तो ये जो डिले हो रहा है ये डिले भी कम हो जाएगा और चाइना की जितनी भी ट्रेड है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी है और चाइना के लिए भी सी पैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे काम को, हमारी ट्रेड के टाइम को मिनिमम कर देगा। वो चीज़ जो पहले महीनों में पहुंचती थी दूसरे कंट्रीज़ में, वो दिनों तक में पहुंच जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ सी पैक के थ्रू। तो सी पैक बायलैटरल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। पाकिस्तान की चीज़ें चाइना के अंदर इजीली फ़रोख्त हो सकेंगी, विद इन टाइम वहाँ पहुँच जाएंगी और चाइना की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी, अफ़गानिस्तान, बाकी कंट्रीज़ तक भी इजीली पहुँचेंगी। इस इमेज से आपको अच्छी तरह कंसेप्ट वाज़िया होगा कि कैसे चाइना पहले गवादर पोर्ट तक पहुँचेगा और फिर गवादर पोर्ट से तमाम गल्फ़ स्टेट्स तक, जैसे कि अमान, यमन, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, यानी ये सी पैक चाइना को सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ साथ तमाम गल्फ़ स्टेट्स तक भी रसाई देगा। गल्फ़ मतलब जो गल्फ़ के इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं। गल्फ़ आइलैंड के चारों तरफ पानी होता है और गल्फ़ के तीन तरफ पानी है और एक तरफ खुश्की है। तो जितने भी ये पर्शियन गल्फ़ के दाएं बाएं जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे सी पैक के थ्रू। एयर ट्रांसपोर्ट को सबसे महंगा तरीन ज़रिया क्यों कंसीडर किया जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो जितनी भी एरोप्लेन्स होंगे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बसेस या ट्रेन की निस्बत। फिर फ्यूल इसमें आएगा, मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट होगा, जितना भी अमला होगा उसकी सैलरीज़ हैं, इसके अलावा उनकी इंश्योरेंस है, सिक्योरिटी है। ये तमाम चीज़ें एयर ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंसिव बनाती हैं। फिर जितने भी टर्मिनल्स हैं, रनवेज़ हैं, इन सब को एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, इस सिस्टम को बहाल कर रखना, इसको रनिंग पोजीशन में रखना। फिर जितनी भी कार्गोज़ हैं, पैसेंजर्स हैं, वो लिमिटेड हैं। तो ये सब चीज़ें एरोप्लेन्स को, शिप्स, ट्रेन्स वगैरह से ना यहाँ पे पर यूनिट ज़्यादा ख़र्चा आता है। इसके अलावा इसमें अच्छी खासी एयर ट्रैफिक की फ़ी भी आएगी, मैनेजमेंट होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये ओवरऑल इसको एक्सपेंसिव बनाता है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 5 ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिससे इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ जाए। तो वो 5 पॉइंट्स ऐसे ही होने चाहिए जो कि इंटरनेशनली इंक्रीज से रिलेटेड हों। तो ये पेज नंबर 153 से 155 तक है। सबसे पहला तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेप जो लिखा हुआ है ना, कि जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं वो बहुत लॉन्ग हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टम्स, ये बहुत डिले कर देते हैं काम को। तो इसका सलूशन हमने सिर्फ लिखना है, हमने सिर्फ सजेशंस देनी है। तो आपको वो मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। आंसर होगा कि सबसे पहले तो हम जो यूज़लेस जितने भी हमारे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन उनको ख़त्म करें, ताकि हमारी इफ़ेक्टिव कस्टम्स रूल्स को जो हैं वो इंश्योर करें कि वो अप्लाई हों। सेकंड ये है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रेड फैसिलिटीज़ देने वाले, वो ज़रूरी है कि हम उनको स्ट्रेंथन करें, यानी फैसिलिटेशन सेंटर्स को। फैसिलिटेशन सेंटर्स कैसे होते हैं? जैसे आप जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी, जो भी आपने ऑर्डर किया हुआ है ऑनलाइन, कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कब तक पहुँचेगा, कितना डिले होगा, तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने वाले सेंटर्स हैं उनको हमने स्ट्रेंथन करना है, यानी उनको बेहतर से बेहतर बनाना है। इसका तीसरा सलूशन ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करें उन लोगों को ट्रेन करने के लिए, एजुकेशनली भी और वोकेशनली भी, यानी उनको तालीम भी दें और जो उनका हुनर है, जिस काम से रिलेटेड है वो, उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए। उनको अच्छे हमारे स्किल्ड लोग तैयार हों और उनको ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाएं जो कि मार्केट की डिमांड्स के मुताबिक है। ऐसा नहीं है कि वो अभी तक पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे हों और दुनिया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो हमें उनको टेक्नोलॉजीज़ ऐसी तमाम यूज़ करवानी, सिखानी है, उनको एक्सपर्ट बनाना है ताकि वो इजीली इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें।
प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स नहीं है, ऐसी जिसको टेक्नोलॉजी का भी यूज़ आता हो, जैसे कंप्यूटर का हो गया, बाकी कैसे उन्होंने ट्रेस आउट करना है कि चीज़ें कहाँ तक हैं, कैसे हैं, क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है। और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमने रूल्स और जितने भी बनाए हैं रेगुलेशंस, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है ताकि एक फ्रेंडली बिज़नेस क्लाइमेट हो। और जितने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब है ऐसे रूल्स जिसको इंटरनेशनली माना जाता हो, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको भी हमने प्रॉपरली फुलफ़िल करना है। क्या रूल्स और इंटरनेशनली नॉर्म्स होते हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान को कैसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसकी स्टैंडर्ड क्या हो, क्वालिटी क्या हो, तो ये सब जितने भी नॉर्म्स हैं इंटरनेशनली उनको हमने फॉलो करना है। ये सिर्फ इंटरनेशनली ट्रेड को हम कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि एंटी करप्शन मेयर्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, करप्शन को रिड्यूस करें। अगर करप्शन होगा तो हमारी चीज़ें दूसरे ममालिक के अंदर फ़रोख्त नहीं होंगी। हमारे मुल्क की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे पॉलिटिकली क्या हालात हैं, वो दूसरे ममालिक को नहीं पता, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज़ में जाके हमारी ऑनेस्टी को, हमारे काम की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जितने भी एंटी करप्शन मेयर्स हैं उनको हमने कम से कम करना है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाए कोलैबोरेशन से, यानी दूसरे ममालिक के साथ ताउन करके, उनके अगर उधर उनके कंट्रीज़ के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, तो हम उसको वहाँ से इधर ट्रेनिंग के थ्रू लाएं। और फिर अगर ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो हमारे पास ऐसी कोई स्किल्स हैं जो दूसरे ममालिक में नहीं हैं, तो इन स्किल्स को दूसरे ममालिक को भी सिखाया जाए। तो यूँ कोलैबोरेशन होगी डेवलपिंग नेशंस के साथ, तो इससे भी हमारी ट्रेड मज़ीद बढ़ेगी और हमारे मुल्क में तरक्की आएगी। लास्ट क्वेश्चन को कुछ पॉइंट्स की शक्ल में भी मैंने प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया है आपको, वहाँ से चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बुक्स में से अगर करना चाहें तो बुक में से भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग वन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 147 पेज पे, जिसमें हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बताने हैं। तो जहाँ पे फ़वाइद होते हैं उस चीज़ के नुकसानात भी होते हैं। तो सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो इसमें हमने एडवांटेजेस में 4 चीज़ें सारे पॉइंट्स में यही देखनी है कि स्पीड कितनी है, कितना ख़र्चा आएगा, इसमें क्या फ़्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, कि ये गांव और देहात दोनों में चलती है या नहीं, फ़्लेक्सिबिलिटी में ये आएगा, ठीक है। और रिलायबिलिटी का मतलब ये होगा कंसिस्टेंसी, जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस में के लिए है और लोकल ट्रैवल के लिए रोड ट्रांसपोर्ट है। स्मॉल डिस्टेंस कवर करने के लिए रोड बेस्ट है। और इस पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कंपेयर किया जाए और इसकी मेंटेनेंस को, तो इस पे कम खर्चा आता है, जैसा कि हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया। एयरपोर्ट्स का ख़र्चा, उसकी मेंटेनेंस का ख़र्चा ज़्यादा है, तो इसीलिए एयर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। और रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रैवल। फ्लेक्सिबिलिटी, रोड ट्रांसपोर्ट अप्रोप्रिएट है दोनों के लिए, गाँव के लिए भी और शहरों के लिए भी, दूर दराज लोकेशंस पे भी जा सकते हैं। और रिलायबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, ये रिलायबल है। डिसएडवांटेज ये है कि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शहरों में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम एक डिसएडवांटेज है इसका। सेफ्टी ये है कि पुअर रोड कंडीशंस हैं, जिससे हाई एक्सीडेंट्स रेट्स होते हैं, तो ये सेफ्टी के लिहाज से थोड़ा सा देखा जाए, और स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में, माउंटेनियस एरियाज़ में बहुत रिस्की है ये सेफ्टी अगर देखी जाए। पोल्यूशन, रोड ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आती है, जो कि एक हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है, ये तो डिसएडवांटेज हो गए। रेल ट्रांसपोर्ट में स्पीड अगर देखी जाए तो ये लार्ज डिस्टेंस के लिए बेहतर है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड, और लार्ज डिस्टेंस जैसे कि अगर पेशावर से लाहौर कराची जाना हो या रावलपिंडी से कराची लाहौर जाना हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कार्गो करने के लिए हमें रेल ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, जो चीज़ें हम बेचते हैं कार्गो करते हैं। तो रेल ट्रांसपोर्ट है इकोनॉमिकल और एफिशिएंसी, कम एनर्जी लगती है, कम टाइम में
इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट भी कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिलायबिलिटी कम है इसमें, कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर मेंटेनेंस है, जिसकी वजह से डिले आम है। अगर कहीं भी जाना है आपने तो 1-2 घंटे डिले को माइंड में रख के जाएंगे। लिमिटेड कनेक्टिविटी सिर्फ़ और सिर्फ शहरों को ये करती है, और वो भी बिग सिटीज़ को कनेक्ट करती है। रूरल एरियाज़ को निगलेक्ट किया जाता है। पैसेंजर सर्विस, क्योंकि पैसेंजर एक तो ओल्ड फैशन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इसको मॉडर्नाइज़ नहीं किया गया, तो पैसेंजर्स जो होते हैं ट्रेन्स वो कम हैं। ज़्यादा ट्रेन्स कौन सी हैं? जो कि ड्राई पोर्ट्स का सामान लेके जाती हैं दूसरे एरियाज़ तक। एयर ट्रैवल के एडवांटेजेस, सबसे पहला बड़ा एडवांटेज क्या है कि क्विकेस्ट या फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रिलायबिलिटी ये है कि स्केजुअल के लिहाज से देखा जाए तो टिपिकली इस पे आप रिलाई कर सकते हैं कि अपने टाइम पे ही होती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। और प्राइस क्यों ज़्यादा है, एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसके एयरपोर्ट की स्टाफ की मेंटेनेंस, उनकी सैलरी, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, सब कुछ ये अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं इस पे। इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट देखा जाए तो एविएशन मतलब ऊंचाई पे डिस्चार्ज होता है, इसका बहुत ऊंचाई पे ये सफ़र करता है, तो इससे ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करने में। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखी जाए तो इंटरनेशनली अगर दूसरे कंट्री में आप जा रहे हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कराची पोर्ट के ज़रिए अगर आप जा रहे हैं, ग्वादर पोर्ट के ज़रिए, तो ये इकनॉमिकल है एयर ट्रांसपोर्ट की निस्बत। और बेशुमार चीज़ें बल्क ऑफ गुड्स इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती हैं दूसरे कंट्रीज़ को। और अगर आप जहाज़ के ज़रिए यही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्रीज़ को या वहाँ से लाएंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ऑयल टैंकर्स या जो भी चीज़ें हमारी जितनी भी मशीनरी आती है दूसरे कंट्रीज़ से, वो हमें इकनॉमिकल पड़ती है, यानी कॉस्टली इतनी ज़्यादा नहीं होती। लो इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट, दूसरे जितने भी ट्रांसपोर्ट के मोड्स देखे हमने, तो शिप के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इम्पेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे कम होता है। ट्रेन्स के ज़रिए भी ज़्यादा है और बाय रोड तो है ही। डिसएडवांटेज देखें इसके तो स्पीड, इनलैंड ट्रैवल के लिए तो वाटर ट्रांसपोर्ट स्लोअर है दूसरी ऑप्शंस की निस्बत, जितने भी हमने डिस्कस किए, रेल हमने डिस्कस की, रोड की, तो बाय सी अगर आप जाएंगे तो ये बहुत ही स्लो होगा। लिमिटेड रीच, यानी ये सिर्फ उन्हीं एरियाज़ तक जाएगा जो कि वाटरवेज़ के ज़रिए कनेक्टेड हैं किसी तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो पोर्ट्स और वाटरवेज़ को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, इसको रिपेयर करने की, इन्वेस्टमेंट करने की इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ड्राई पोर्ट्स का हमने शॉर्ट 3 और 4 में भी अच्छा खासा डिस्कस कर लिया कि क्या चीज़ हैं ये। ड्राई पोर्ट्स क्या हैं? टर्मिनल्स हैं जो कि ज्वाइन करते हैं डिफरेंट अर्बन एरियाज़ के, शहरी इलाकों के मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, ये यानी सेंटर समझ लें। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो दी जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ये होते हैं, जैसे रावलपिंडी में है, लाहौर में है। तो हाईवेज़, रोड्स और एरोप्लेन्स के साथ ये कनेक्ट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये क्या करते हैं? एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। एफिशिएंसी मैंने पहले बताया था, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम काम करने को कहते हैं एफिशिएंसी। और ड्राई पोर्ट्स की वजह से हम लोग सी पोर्ट्स पे कम डिपेंड करते हैं। सी पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए एक सोर्स है ड्राई पोर्ट्स। तो पहला इसका बेनिफिट क्या है? ट्रैफिक को जो अक्सर जैम रहती है रोड पे उसको कम करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का जो डिले होता है सी पोर्ट्स तक पहुंचने में उसको भी ये कम करते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं। एनएलसी जो है वो हैदराबाद, कोयटा, कराची, लाहौर और रावलपिंडी की ड्राई पोर्ट्स के लिए अहम किरदार अदा करता है। ये सेंटर्स अशिया को एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरी ड्राई पोर्ट्स तक प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सेविंग ड्राई पोर्ट्स के ज़रिए सिग्निफ़िकेंटली जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स है वो कम हो जाती है। अगर हम सिर्फ एक चीज़ को किसी दूसरे सिटी में डिलीवर करवाना चाहें, सिर्फ एक चीज़ को, तो उसके अच्छे खासे चार्जेस आएंगे। लेकिन जब बल्क ऑफ गुड्स होंगी तो वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा कम होगा, तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग जो है वो भी कम हो जाती है।
फिर बेटर लॉजिस्टिक ड्राई पोर्ट्स लॉजिस्टिक सेंटर्स भी हैं जो कि आप को लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ से आप अपनी एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्टर्स को ये मैनेज करने में हेल्प आउट करते हैं कि कैसे वो सप्लाई को मैनेज करें और चेन को एफिशिएंटली कंटिन्यू करें। एक्सेसिबिलिटी हमने पहले डिस्कस कर ली कि ड्राई पोर्ट्स सारी जो होती हैं बड़े सिटीज़ के करीब होती हैं, तो जिससे यहाँ तक ड्राई पोर्ट्स से फिर सी पोर्ट्स तक या एयरपोर्ट्स तक लोगों की पहुँच एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल होती है। कस्टमर क्लियरेंस और पेपर वर्क भी सारा ड्राई पोर्ट्स पे ही फ्रीक्वेंटली क्लियर हो जाता है, क्वालिटी भी चेक हो जाती है, तो कस्टम ऑफिशियल्स भी वहाँ पे होते हैं, अगर कोई इशू हो तो उसे हैंडल किया जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं ये ड्राई पोर्ट्स। एक ब्रिज हैं ड्राई पोर्ट्स सी पोर्ट्स के और इनलैंड पोर्ट्स के दरमियान। इकोनॉमिक ग्रोथ को ये तेज़ करती हैं। कैसे करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़? यहाँ पे पैकिंग भी हो सकती है, लेबलिंग और क्वालिटी कंट्रोल भी यहीं पे किया जाता है, चेक किया जाता है। इसी तरह जितने भी हम सी पोर्ट पे डिपेंड करते हैं वो इससे रिड्यूस हो जाता है। सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है, चीज़ों के चोरी होने का ख़तरा नहीं होता। तो यूँ ड्राई पोर्ट्स एक कंट्री की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती हैं। ट्रेड कहते हैं थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपनी चीज़ें भी बेच रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ से, विद इन सिटीज़ हो रही होती है, अर्बन एरियाज़ के अंदर भी ये काम हो रहा होता है, और बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली भी ये काम हो रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ऐसा ही काम ऑनलाइन भी ये किया जा रहा है। तो ट्रेड किसी मुल्क के लिए अहम किरदार अदा करती है। हदीस नबवी है कि रिस्क के 10 हिस्से अगर किए जाएँ तो 9 हिस्से तजारत में हैं। यानी हम लोग जॉब्स पे डिपेंड करने के बजाय अगर अपना कारोबार करें तो उस पे हमें ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। तो देखते हैं ट्रेड का एक कंट्री को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो इकनॉमिकल डेवलपमेंट होती है कंट्री की, क्योंकि इसके ज़रिए बैरून ममालिक से अच्छा खासा सरमाया पाकिस्तान में आएगा, तो इससे भी हमें फ़ायदा होगा। दूसरा एक्सपोर्ट एक्सपेंशन होती है, एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन कैसे होगी कि हम सिर्फ दूसरे ममालिक को अपनी जो अशिया एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चरल ना हो, यानी सिर्फ वो गंदम, चावल, कपास वगैरह ना हो, सिर्फ टेक्सटाइल यानी कपड़े ही ना हो, बल्कि हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम इसमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें शामिल कर सकते हैं ताकि हमारी जितनी भी चीज़ें बाहर जा रही है वो उनका दायरा कार बढ़ जाए। एक टर्म लिखी हुई है फर्स्ट पॉइंट में जीडीपी, इसको हाईलाइट कीजिए। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कितनी ज़्यादा एक मुल्क के अंदर चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही हैं। ये बताता है कि एक कंट्री की कितनी इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, इकोनॉमिकली कंट्री बहुत हायर लेवल पे है, मीडियम पे है, या किस लेवल पे है। तो जीडीपी क्या करता है, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है ये जीडीपी। और पाकिस्तान का 2023 का जो जीडीपी था वो 0.2% था, और इसको 2.4% पे लाने का अज़म किया गया था 2024 में। थर्ड पॉइंट में ये है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम लेते हैं हिस्सा तो पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है इंडस्ट्रीज़ के दरमियान, अच्छी से अच्छी चीज़ें बढ़ती जाती हैं और बनती जाती हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती भी है और उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर देखा जाए पहले ज़माने में ललटेन थी, फिर टॉर्च का ज़माना आया, फिर यूपीएस आ गया, फिर सोलर पैनल्स आ गए। तो ये इसी कंपटीशन का नतीजा है कि चीज़ें की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और उसमें जिद्दत आती है। इनोवेशन मतलब नई नई उसमें तरक्कियाँ आती हैं। जैसे कि पहले सिर्फ टाइप वाला मोबाइल था, फिर उसमें टच मोबाइल आया, टच में भी आला से आला क्वालिटीज़ आ चुकी हैं। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, यानी हर कंट्री ये चाहता है कि उसकी चीज़ बेहतर से बेहतर हो और दूसरे ममालिक उसकी चीज़ को लें। तो इसके लिए उनकी चीज़ों के दरमियान मुकाबला उनकी कॉस्ट पे भी होता है कि उनकी कीमत कितनी है। इसके ज़रिए, ट्रेड के ज़रिए हम टेक्नोलॉजी तक एक्सेस होती है, हमारी पहुंचाई होती है, रसाई होती है, और इनोवेशंस लाते हैं हम, चाहे वो मशीनरी हो या जितनी भी कमोडिटीज़ हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन सब में हम मॉडर्निज़म लाते हैं चीज़ों में।
और फैसिलिटीज़ के लिए आपस में ये कोलैबोरेशन होती है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है आती है ट्रेड में या बिज़नेस में, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ट्रेड के ज़रिए हम फ़ॉरेन एक्सचेंज लाते हैं। जितना भी फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है प्रॉफिट्स की सूरत में, तो उससे पाकिस्तान को अपने कर्ज़े अदा करने में भी मदद मिलती है और पाकिस्तानी रुपए की कीमत, उसकी वैल्यू स्टेबल होती है। जॉब क्रिएशन, ट्रेड के ज़रिए ही हम मुख्तलिफ़ जॉब्स जनरेट होती हैं। जैसा कि इंडस्ट्रीज़ में बनाने वाले बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो जॉब्स ट्रांसपोर्टर्स की, फिर आगे डिलीवर करने वालों की जॉब्स। तो इससे पॉवर्टी खात्मे और अनएम्प्लॉयमेंट के खात्मे में भी मदद मिलती है। और रॉ मटेरियल तक हमें जो अवेलेबल होता है उससे हम अपने मुल्क को ग्रोथ दे सकते हैं। कैसे कि अगर रॉ मटेरियल हम दूसरे कंट्रीज़ को बेच दें, अगर कॉटन इसी तरह उठा के हम दूसरे कंट्रीज़ को देंगे, तो फिर वो उससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के हमें बेचेंगे, कपड़े वगैरह, बेडशीट्स, बाकी चीज़ें, तो वो हमें एक्सपेंसिव देंगे। तो रॉ मटेरियल जितना भी हमें अवेलेबल है, हमें उसको यूज़ करके बाहर जो प्रोडक्शन हम बेचते हैं चीज़ों की, वो ज़्यादा हमारे मुल्क को तरक्की देता है। इस तरह हमारी एक्सेस होती है ट्रेड के थ्रू दुनिया की दूसरी मंडियों तक, दूसरे कंट्रीज़ तक। और इसके लिए यूएनओ के एक इदारे का नाम लिखा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान ट्रेड के सिलसिले में उनकी क्वालिटीज़ को बरकरार रखने के लिए, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये काफ़ी चीज़ों में छूट भी दे सकती है और कई कई चीज़ों पे ये टैक्स भी आयद कर सकती है। कंज्यूमर वेलफेयर का मतलब ये है कि जितने भी यूज़र्स हैं उनकी वेलफेयर और चॉइस को ये तमाम ट्रेडर्स ही पूरा करते हैं। तो कंपटीशन के ज़रिए चीज़ों की क्वालिटीज़ अच्छी ला के, जैसे अगर आप नोकिया मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सैमसंग वाले आपको ज़्यादा क्वालिटीज़ वाला मोबाइल देंगे तो आप उसे यूज़ करेंगे। अगर एप्पल वाले ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ दे रहे हैं तो आप उसको प्रेफर करेंगे। तो ये इनके दरमियान कंपटीशन ही है जो कि कंज्यूमर्स की वेलफेयर को, उनकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हैं। फिर ट्रेड के ज़रिए ही हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है एक कंट्री के अंदर, क्योंकि इसके ज़रिए हम जितना भी कारोबार होता है तो वो कारोबार पाकिस्तान को उसके जीडीपी में इजाफ़ा करने का बाहिस बनता है। जितनी हम चीज़ें दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करेंगे, इतना ही मुल्क को फ़ायदा होगा। और ये तभी होगा जब हमारी चीज़ें स्टैंडर्ड के मुताबिक हों, क्वालिटी उनकी अच्छी हो, तो तभी ही ये पॉसिबल है। इसके लिए पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ कुछ एग्रीमेंट भी करता है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को कुछ अशिया पे टैक्स में माफ़ी मिलती है और पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज़ में भी देता है। यहाँ तक लॉन्ग तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने साथ साथ ड्रॉबैक्स भी इसी क्वेश्चन के अंदर ऐड कर दिए हैं, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन उस पर पूछा जाए तो वो भी आपको आते हों। यानी इसकी खामियाँ क्या हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या हैं? कभी कभी ट्रेड इम्बैलेंस होती है। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स चीज़ों की ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट कम हो रही है, और ग्लोबल डिमांड भी शिफ्ट्स होती रहती हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ। टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट आती हैं तो कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी काम है, अपना जो फोकस है वो ट्रेड पे रखे। जितनी ज़्यादा ट्रेड होगी इतना ही कंट्री खुशहाल होगा। इसके लिए पॉलिसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है।